जय हिंद एवरीवन, दिस इज प्रियांशु पांडे और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं परीक्षागढ़ चैनल में, जहां पर हम सभी सरकारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का समाधान करते हैं। और मैं आपके लिए लेके आ गया हूं एक और सेशन जहां पर हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण सरकारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में, जो कि हमें वर्दी दिला सकता है, वो भी सितारों के साथ। तो हम यहाँ पर आज बात करने वाले, जैसे कि आप देख सकते हैं, एसएससी सीपीओ एसआई के बारे में, क्योंकि इसका एग्जाम की डेट आ चुकी है। नवंबर 9 से 11 इसका एग्जाम होने वाला है। तो हम ये सही वक्त है कि हम इसके बारे में बात कर ले, क्योंकि देखिए, एक कहावत है कि जितना आप दुश्मन को जानेंगे आप उतने ही अच्छे से उसे कंटेन कर पाएंगे या अटैक कर पाएंगे उसके ऊपर, है ना। तो इस वजह से हमारा ये टारगेट है कि हम इस एग्जाम को ज्यादा से ज्यादा अच्छे से जाने, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा अच्छे से इसके बारे में तैयारी कर सकें और इसमें अच्छे मार्क्स ला पाएं और अपना सपना पूरा कर पाएं। तो एसएससी सीपीओ एसआई जो एग्जाम है, ये होता क्यों है, ये इसका सिलेबस, इसका पैटर्न, कौन कौन सी बुक हमें रेफर करनी चाहिए, ये सारी चीजें हम आज के इस सेशन में जानेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं कि एसएससी सीपीओ एग्जाम होता क्यों है। एसएससी सीपीओ एग्जाम होता है सब इंस्पेक्टर रिक्रूट करने के लिए दिल्ली पुलिस में, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस में, सशस्त्र सीमा बल में, और बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी सीमा सुरक्षा बल में, और सीआरपीएफ में, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स। और यहाँ पे मैंने जबकि सब इंस्पेक्टर लिख दिया है सीआईएसएफ के साथ भी, लेकिन यहाँ पे आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, सीआईएसएफ यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट इसके थ्रू मिलती है। ठीक है, चलिए बाकी इसका पैटर्न क्या है। इसका एग्जाम जो होता है वो 4 फेज में होता है। पहला होता है प्रीलिमिनरी टेस्ट, यानी कि प्री जिसे हम कहते हैं, पेपर 1 भी कहते हैं इसे। उसके बाद होता है पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, और उसके बाद होता है मेंस एग्जाम जिसे हम पेपर 2 भी कहते हैं। फिर होता है मेडिकल, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होकर आपको अपॉइंटमेंट मिलती है। ठीक है, तो सिलेबस में जाने से पहले मैं आपको डिटेल में आपको ये सारी चीजें बता देना चाहता हूं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्री टेस्ट के बारे में, प्रीलिमिनरी टेस्ट के बारे में। ठीक है, अब प्रीलिमिनरी टेस्ट में 4 सेक्शन आते हैं, और वो 4 सेक्शन क्या क्या है? जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स और इंग्लिश। ठीक है, और चारों के 50-50 क्वेश्चन आते हैं। 50-50 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 4 सेक्शन, आपका टोटल 200 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स के। प्रति क्वेश्चन 1 मार्क होता है। और नेगेटिव कितना होता है? नेगेटिव होता है 1/4। ठीक है, नेगेटिव होता है 1/4। ठीक है, आपको समय मिलता है 2 घंटे का। 2 घंटे में आपको 200 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। नेगेटिव मार्किंग होती है आपकी 1/4, और जो पॉजिटिव मार्किंग होती है वो +1 होती है। यहां पर क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत ज्यादा टफ नहीं होते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा टफ होते हैं। अगर आपको बेसिक नॉलेज है, अगर आपने बेसिक अपना अच्छे से तैयार किया हुआ है, बार बार आप उसको पॉलिश करते रहे हैं, प्रैक्टिस में रहे हैं, तो प्री निकालना बहुत आसान हो जाएगा। बशर्ते यहां पर खेल है सिर्फ और सिर्फ समय का। 2 घंटे में 200 क्वेश्चन, यहां पर सिर्फ और सिर्फ समय का खेल है। तो इस बचे हुए 1-1.5 महीने में, बचे हुए आपका 9 तारीख को, आपका 9 से 11 के बीच में, नवंबर में 9 से 11 के बीच में आपका एग्जाम है। तो आपके पास आज 16 तारीख हो गई, कह लीजिए आपके पास 14 दिन इसमें है, बाकी 1 महीना उधर हो गया। तो कुल मिला के आप और आपका 7-8 दिन उसमें हो गया, तो कुल मिला के 1.5-2 महीने के आसपास आपके पास समय है। इस समय में सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप प्रैक्टिस कीजिए। कोशिश करिए कि मॉक टेस्ट लगाएं आप ज्यादा से ज्यादा, है ना। मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि एक तो पहले आपको वो इन्वायरमेंट दे देता है एग्जाम का, आप प्रेशर में नहीं आएंगे। एग्जाम के टाइम में ना होता है, कई बच्चे प्रेशर में आके भूल जाते हैं। कई बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि मैं प्रेशर में आके भूल जाता हूँ। पहले मैंने ऐसी कई गलतियां की जब मेरे सरकारी एग्जाम्स नहीं निकले थे, कि मैं मॉक टेस्ट नहीं लगा के जाता था। मैं बस कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, मैंने प्रैक्टिस कर ली, चलो ठीक है, मॉक टेस्ट नहीं लगाया। लेकिन अभी क्या है, मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो कम से कम अक्टूबर से आपको स्टार्ट तो कर ही देना चाहिए मॉक टेस्ट लगाना, और पूरे 1 महीने लगातार आपको कम से कम रोज 1 से 2 सेट मॉक का लगाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद चलिए इसी के साथ साथ मैं आपको प्री का सिलेबस भी बता देता हूं।
चलिए, प्री का सिलेबस देखिए, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में क्या क्या है। एनालॉजी, फिगरल एनालॉजी है, सिंबॉलिक एनालॉजी, नंबर एनालॉजी, मतलब एनालॉजी पूरी तरीके से। फिर क्लासिफिकेशन है, नंबर सीरीज है, फिगर सीरीज है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, कोडिंग डिकोडिंग है, न्यूमेरिकल ऑपरेशंस है, और ट्रेंड्स हैं, है ना। ये आपके सामने पूरा सिलेबस पड़ा हुआ है। सोशल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, और उसके बाद आपके पास पेपर फोल्डिंग है, पंच होल का पैटर्न ढूंढने का है ना, वेन डायग्राम है। ये पूरा सिलेबस है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का। अब इसको आप देखिए, रीजनिंग कोई पढ़ने वाली चीज नहीं है। रीजनिंग को कैसे मास्टर किया जाए, देखिए बहुत ही स्कोर बूस्टिंग एरिया होता है रीजनिंग, ठीक है। 50 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं, 50 क्वेश्चन में से आपको 50 अटेम्प्ट करने ही चाहिए। रीजनिंग इतना स्कोर बूस्टिंग होता है। क्या कर सकते हैं रीजनिंग के लिए? रीजनिंग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप पिछले 5 साल में एसएससी के जितने भी एग्जाम हुए हैं, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, ग्रुप डी से लेके ग्रुप ए तक, ग्रुप बी तक, जितना भी, एमटीएस हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, जितना भी एग्जाम है एसएससी का, सारे के पीवाईक्यूज निकाल लीजिए और रीजनिंग लगाना शुरू करिए। जहां भी आप फंस रहे हैं, जहां भी आपको लगता है कि नहीं ये कॉन्सेप्ट मुझे पढ़ने की जरूरत है, आप उसे कॉपी में नोट कर लीजिए, उसी वक्त पढ़िए। पीवाईक्यू से अच्छा रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस का कोई भी साधन नहीं हो सकता है। हालांकि फिर भी मैं आपको एक बुक जरूर सजेस्ट करूंगा, और वो बुक है टेस्ट ऑफ रीजनिंग बोल के एक बुक आती है अरिहंत की, रेड कलर का कवर होता है उसका, आप वो ले सकते हैं। काफी अच्छी बुक है, उसमें ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर्ड हैं, जितना भी सिलेबस है एसएससी का, आई मीन सीपीओ का। उसके बाद आप एक और बुक ले सकते हैं जो कि एनालिटिकल रीजनिंग है, एमके पांडे जी की, ठीक है, एमके पांडे एनालिटिकल रीजनिंग, आप ये भी ले सकते हैं। उसमें भी पूरी जो सिलेबस है वो कवर्ड है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम दूसरे स्कोर बूस्टिंग एरिया पे। हो, ये तो बिल्कुल ही नहीं है। चलिए, दूसरा स्कोर बूस्टिंग एरिया है हमारा इंग्लिश। इंग्लिश, एक तो आप देखिए, इस इंग्लिश को आप सिर्फ और सिर्फ 50 नंबर का मत मानिए। 50 नंबर का क्यों नहीं मानिए, ये मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल अब अगर हम इंग्लिश पे फोकस करें तो इंग्लिश का सिलेबस है एरर रिकॉग्निशन, फिल इन द ब्लैंक्स, वोकैबुलरी, स्पेलिंग्स, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सेंटेंस कंप्लीशन, फ्रेजेस एंड इडियोमैटिक यूज ऑफ वर्ड, कॉम्प्रिहेंशन। ये जो सिलेबस है ये काफी हद तक एफकैट से भी मैच करता है, सीडीएस से भी मैच करता है, सीजीएल से भी मैच करता है। तो इन तीनों एग्जाम मतलब इन तीनों एग्जाम की तैयारी में जो बच्चे लगे हुए हैं उनके लिए ये सिलेबस बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं, और साथ ही साथ आपको कॉन्सेप्ट को ब्रशअप करते रहना है, रूल्स को ब्रशअप करते रहना है। उनको जरूरी है कि आप रूल्स को ब्रशअप करते रहे, वरना इंग्लिश में इतने सारे रूल्स हैं, इतने कंफ्यूजिंग रूल्स हैं कि आप भूल जाएंगे। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मैं आपको 2 बुक सजेस्ट करूंगा, कोई भी एक ले सकते हैं आप, कोई भी एक पहला तो प्लिंथ टू पैरामाउंट, जो कि नीतू सिंह द्वारा लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो किताब है ये काफी अच्छी किताब है, ट्राइड एंड टेस्टेड किताब है, और इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट है ना, उन सारे कॉन्सेप्ट्स को पहले पढ़िए और फिर पीछे दी हुई एक्सरसाइजेस को लगाइए, और उनके बेसिस पे जो पीवाईक्यूज आए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं, उन्हें लगाइए, ठीक है। दूसरी बुक है आपकी ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश, ठीक है, ये एसपी बख्शी साहब की है। ये भी बहुत ही अच्छी बुक है, बल्कि ये तो इवन सीडीएस वाले यूज करते हैं इंग्लिश के लिए। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, ये बहुत अच्छी बुक है। इसमें आप कॉन्सेप्ट पढ़िए, कॉन्सेप्ट के बाद एक्सरसाइज लगाइए, और एक्सरसाइजेस के बेसिस पे आप पीवाईक्यूज लगाइए, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, और साथ ही साथ चैप्टर वाइज मॉक्स लगाइए, तो इससे भी आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं तीसरा सबसे स्कोरिंग जो सेक्शन होता है, वो है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में देखिए, वैसे तो इसमें अरिथमेटिक और एडवांस दोनों ही आता है। अब जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं उन्हें सिर्फ और सिर्फ रिवीजन की जरूरत है, तो वो रिवाइज करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके, और साथ ही साथ मॉक लगा लें, ठीक है। लेकिन जो बच्चे अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं उनको मैं ये सजेस्ट करूंगा
कि आप अरिथमेटिक से शुरू करें, क्योंकि आप देख सकते हैं ये पूरे सिलेबस में होल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ये सारी चीजें, ये मतलब आधे से ज्यादा जो सिलेबस है ना वो अरिथमेटिक से है, ठीक है। और अरिथमेटिक का काफी ज्यादा वेटेज भी है इस पूरे 50 में, अरिथमेटिक का काफी ज्यादा वेटेज है। मतलब 50 में करीब करीब मान लीजिए लमसम 25 से 30 क्वेश्चन अरिथमेटिक से आ जाते हैं और 25 से 30 क्वेश्चन आपका जो है यहां से आ जाते हैं, क्या कहते हैं, एडवांस से आ जाते हैं। तो सबसे पहले आप वो 30 मार्क्स जो 30 क्वेश्चन जो है ना वो आप सिक्योर करिए। कैसे? अरिथमेटिक को पढ़िए। जितने भी बच्चे एफकेट की तैयारी कर रहे होंगे या पहले सीडीएस की कर चुके हैं, एफकेट की कर चुके हैं या सीजीएल की कर रहे हैं, या फिर जो भी बच्चे जिन्होंने तैयारी नहीं भी की है, वो अगर अरिथमेटिक से शुरू करेंगे पहले, तो आपने देखेंगे तो आप पहले तो अरिथमेटिक बहुत आसान होता है। एडवांस, मैं ये नहीं कह रहा एडवांस आसान नहीं होता, लेकिन अरिथमेटिक जो है कंपैरेटिवली आसान होता है, उसको लगाने में मजा भी आता है, तो आपका इंटरेस्ट भी जाएगा मैथ लगाने में। और इंटरेस्ट जागने के बाद आपका सीन ये रहेगा कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। जब आपसे क्वेश्चन लगने लगेंगे ना, सवाल जब आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगने लगे, देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने का तरीका होता है कि जब भी आपने एक चैप्टर सॉल्व किया, ठीक है, एक चैप्टर आपने मान लीजिए पूरा पढ़ लिया, जितने भी टाइप्स थे उनके क्वेश्चन के आपने पढ़ लिए, फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। तो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना शुरू करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस विल बी टचिंग द स्काई, ठीक है। ऐसे क्या है, जब कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा तो आपको एडवांस मैथ में भी बूस्टअप मिलेगा, ठीक है। एडवांस मैथ में भी काफी सारी चीजें हैं, जैसे कि आप मेंसुरेशन ले लीजिए, मेंसुरेशन के बाद आप ट्रायंगल ले लीजिए, ट्रिग्नोमेट्री ले लीजिए, है ना, और उसके बाद आप हाइट एंड डिस्टेंसेस ले लीजिए, स्टैटिस्टिक्स ले लीजिए, अलजेब्रा ले लीजिए। ये सारी चीजें जो ना, ये काफी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, काफी अच्छे टॉपिक्स हैं, काफी आसान टॉपिक्स हैं, इनके कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, तो इनको पढ़ना जो बच्चे अभी तैयारी नहीं किए हैं, जो तैयारी अभी शुरू कर रहे हैं, तो इनके लिए ये आसान हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप ये समझ पा रहे होंगे, और ये जो पूरा सिलेबस आप आई होप कि देख पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लीस्ट, मैं लीस्ट नहीं कहूंगा भाई, बहुतों के जनरल अवेयरनेस अच्छे भी होते हैं, जनरल नॉलेज अच्छी भी होती है, पर क्या होता है कि जनरल अवेयरनेस ना इतना वास्ट होता है कि आपको यहाँ पे स्कोर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस का क्या क्या है सिलेबस? करंट अफेयर्स है, आपको पता ही है ऑफ कोर्स, इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज, हिस्ट्री है, कल्चर है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, साइंस है, जनरल पॉलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, साइंटिफिक रिसर्च अपडेट है। अब इस सिलेबस में स्मार्ट स्टडी करने की जरूरत है, ठीक है। हिस्ट्री बहुत वास्ट है, पर मॉडर्न हिस्ट्री का काफी वेटेज है। हिस्ट्री बहुत वास्ट है, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री का काफी वेटेज है, तो आप हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लीजिए। ज्योग्राफी, पॉलिटी दोनों फैक्चुअल सब्जेक्ट है और दोनों को पढ़ना आसान है, दोनों को मतलब दिमाग में रखना आसान है, तो आप ज्योग्राफी पॉलिटी को ज्यादा तवज्जो दीजिए, साइंस को ज्यादा तवज्जो दीजिए, ठीक है, करंट अफेयर्स को तवज्जो दीजिए। ऐसी चीजें जिनको याद करना आसान हो, जो फैक्चुअल हो, जो बहुत ज्यादा वास्ट नहीं हो, ठीक है, उन सब चीजों को पढ़िए, यहां से ही आपका स्कोर बूस्ट होगा, ठीक है। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। और साथ ही साथ आप पीवाईक्यूज भी देखते रहिए। हालांकि देखिए जनरल अवेयरनेस में कम ही ऐसा होता है कि क्वेश्चन रिपीट हो, ठीक है, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे ना आप, तो आपको पता चलेगा कि जो एसएससी का माइंडसेट है, वो माइंडसेट क्या है, वो कहां से क्वेश्चन उठा रहे हैं। अगर पॉलिटिक्स में से उठा रहे हैं तो उनका कोई एक फेवरेट पॉइंट होगा, जैसे कि प्रेसिडेंट हो गया, या गवर्नर हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, पार्लियामेंट हो गया, सुप्रीम कोर्ट। तो ऐसे आप देख पाएंगे, आप ऑब्जर्व कर पाएंगे, एनालाइज कर पाएंगे कि कहां से एसएससी क्वेश्चन उठा रही है, तो उस चीज को हमें ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। हालांकि मैं एक नेक्स्ट वीडियो में, ये वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक वाइज वेटेज और साथ ही साथ पिछले 5 साल का जो कट ऑफ रहा है उसका एनालिसिस आपके सामने लेके आऊंगा जल्द से जल्द, 1 से 2 दिनों के अंदर, ठीक है। तब तक के लिए हम सिलेबस पे बात कर लेते हैं। तो अब जब हमने सिलेबस पे बात कर ली सारी, हमने इंटेलिजेंस के बारे में बात कर ली, हमने मैथ्स के बारे में बात कर लिया, इंग्लिश के बारे में बात कर लिया, जनरल अवेयरनेस के बारे में भी बात कर लिया, प्री खत्म हो गया।
हाँ, एक चीज और मैं बताना भूल गया, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ठीक है, सीबीटी है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। इसमें ऐसा नहीं है पेन पेपर वाला कोई सिस्टम नहीं है। आराम से अगर आपको मान लीजिए, देखिए सीबीटी का फायदा भी है नुकसान भी है। सीबीटी में कई बार ऐसा होता है कंप्यूटर क्रैश हो जाता है तो बच्चों का जो मोरल डाउन हो जाता है और फिर पेपर भी खराब हो जाता है, ऐसा होता है। लेकिन सीबीटी के फायदे क्या हैं? अब आप ओएमआर में एक बार ही आपने कोई आंसर भर दिया ना तो आप चेंज नहीं कर सकते उसको। अब आपको लगा अरे यार इसका तो मैंने यार इसको ऐसे करना था, मैंने ऐसे कर दिया, तो इसका आंसर तो ये होगा, ए नहीं होगा बी होगा, पर अब ओएमआर में तो लग गया भाई, तो गए -0.25 मार्क्स, है ना। तो ये बड़ा अच्छा चीज है सीबीटी में कि आप लास्ट मोमेंट पे भी ना अपना आंसर एक बार रिवाइज कर लीजिए। मान लीजिए आपको कुछ याद आ गया कि नहीं यार ऐसे नहीं ऐसे होगा, तो आप चेंज कर सकते हैं। ये काफी बड़ा फायदा है ना। चलिए, अब हमने बात कर लिया प्री टेस्ट के बारे में। अब हम बात करेंगे पीएसटी और पीईटी के बारे में। जैसा कि मैंने बताया था कि मैंने बताया था कि दूसरा जो स्टेज है पीएसटी और पीईटी, देखिए यहीं पे जो है सारा खेल हो जाता है। पहली बात तो प्री टेस्ट देने के बाद आधे ज्यादा बच्चे एंड्योरेंस टेस्ट में आते ही नहीं है, ठीक है, और जो बच्चे आते हैं उसमें से भी आधा से ज्यादा छट जाते हैं। क्यों छट जाते हैं मैं आपको बताता हूं। चलिए, पहले हम बात करेंगे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में। स्टैंडर्ड टेस्ट का मतलब, पीएसटी का मतलब क्या होता है कि यहां पर आपकी कद काठी को नापा जाएगा, आपके छाती वाती को नापा जाएगा, है ना। तो मेल में जो हाइट चाहिए होती है मिनिमम, वो है 170 सेंटीमीटर, ठीक है। जो मिनिमम हाइट चाहिए वो है 170 सेंटीमीटर। लेकिन गढ़वाली पहाड़ी जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न लोग हैं इनके लिए 5 सेंटीमीटर की छूट है, वो है 165 सेंटीमीटर जो है उनकी हाइट है, ठीक है। बाकी शेड्यूल्ड ट्राइब से जो लोग बिलोंग करते हैं, एसटी से जो लोग बिलोंग करते हैं, उनके लिए 162.5 सेंटीमीटर है। वहीं फीमेल में हाइट जो है वो 157 सेंटीमीटर है, ठीक है। मेल के लिए चेस्ट जो है वो अनएक्सपेंडेड यानी कि बिना फूले हुए नॉर्मल वे में 80 सेंटीमीटर की छाती होनी चाहिए, और फुला के आपकी 85 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, यानी कि आपको 5 सेंटीमीटर तक आपकी छाती फुलानी है। फीमेल में वो छाती वाला टेस्ट होता नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं रनिंग के बारे में। देखिए यहाँ पे ये जो रनिंग है ना, रनिंग ही सबसे ज्यादा मुश्किल होती है ना, क्योंकि इसमें आपका स्टेमिना चेक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर दौड़ना है 6.5 मिनट में, और वहीं फीमेल में 800 मीटर दौड़ना है 4 मिनट में। फिर मेल में आ जाता है 100 मीटर दौड़ना है 16 सेकंड में। ये तो आसान होता है, ये तो कोई भी कर सकता है। 100 मीटर दौड़ना है 16 सेकंड में, फीमेल में वही 100 मीटर दौड़ना है 18 सेकंड में। चलिए, उसके बाद होता है हाई जंप। हाई जंप में हमें 3 चांस मिलते हैं। तीनों चांस में कोई भी एक चांस में आप 1.2 मीटर से ऊपर जंप कर गए तो आप सिलेक्टेड हो, मतलब आप पास हो, ठीक है। वही फीमेल के लिए हाई जंप जो है वो 0.9 मीटर है, वही 3 चांस में। लॉन्ग जंप होता है मेल्स का, वो होता है आपका 3.65 मीटर। इसमें भी आपको 3 चांस मिलते हैं। इन 3 चांसों में से किसी भी एक चांस में अगर आपने 3.65 मीटर छलांग मार दी, बस बढ़िया पास हो गया आप। वही आपका फीमेल के लॉन्ग जंप जो है वो 2.7 मीटर है। मेल में शॉर्ट पुट भी होता है, ठीक है। शॉर्ट पुट यानी 16 पाउंड का शॉर्ट पुट होता है वो, है ना, वो गोला फेंक जिसे बोलते हैं। तो 16 पाउंड का होता है। 16 पाउंड यानी कि 7.25 केजी। इसको आपको 4.5 मीटर दूर फेंकना है। इसके भी 3 चांस मिलते हैं, और किसी भी 3 चांस में आपको ये करना, और किसी एक चांस में आपको 4.5 मीटर ज्यादा फेंकना है और आप पास हो जाएंगे। फीमेल में शॉर्ट पुट नहीं होता है, ठीक है। ये हो गया आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, ठीक है। अब इसमें जो बच्चे पास करते हैं, इसमें जो बच्चे, जो कि मैं सही बता रहा हूं, जितने बच्चे प्री पास करते हैं उसके आधे बच्चे वहां पहुंचते हैं, और उसके भी आधे बच्चे जो है वो वहां से पास होते हैं, ठीक है। वहां से पास होने के बाद आपका आता है पेपर 2, मेंस का एग्जाम। मेंस टोटली इंग्लिश पे डिपेंडेंट है। मैंने कहा था ना, इंग्लिश को सिर्फ 50 नंबर का मत मानिए।
जो दूसरा पेपर है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का पेपर है और वो 200 नंबर का पेपर है, ठीक है। तो टोटल मिला के इंग्लिश के मार्क्स कितने हो गए? 250 मार्क्स। तो देखिए इंग्लिश कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है आपके सिलेक्शन में, है ना। तो इंग्लिश पे खासा ध्यान होना चाहिए। तो इसमें भी वही सिलेबस होता है जो पेपर 1 में होता है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, एरर रिकॉग्निशन, फिलिंग द ब्लैंक्स, वोकैबुलरी, स्पेलिंग, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सेंटेंस कंप्लीशन, फ्रेजेस एंड इडियम्स और कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। यही सेम सिलेबस है, आपको बस अपने बेसिक्स को, उन्हीं बुक्स को आप अच्छे से रिवाइज करते रहिए, PYQs लगाते रहिए, मॉक टेस्ट लगाते रहिए और आपकी इंग्लिश रिफाइन होती जाएगी। हाँ एक चीज और, इंग्लिश में सिर्फ रटने से काम नहीं चलता है, ठीक है। इंग्लिश में सिर्फ रटने से काम नहीं चलता है, आपको जरूरी है कि आप एक्सपीरियंस करें उसको। तो एक्सपीरियंस कैसे हो सकता है? एक्सपीरियंस होगा जब आप तरह तरह की किताबें पढ़ेंगे, चाहे जो भी किताबें आप पढ़ रहे हो, नॉवेल्स पढ़ रहे हो, नॉवेल्स में आप चाहे लव स्टोरीज पढ़ रहे हो या थ्रिलर कुछ पढ़ रहे हो या साईफाई कुछ पढ़ रहे हो, साइंस फिक्शन, है ना, या फिर आप किसी की बायोग्राफी पढ़ रहे हो, या फिर आप वोकैबुलरी बढ़ाने के लिए अगर आपको अच्छा लगता है तो आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो। पढ़ने से भी अच्छा होता है सुनना और देखना, ऑडियो विजुअल। इसलिए आप चाहें तो आप हॉलीवुड मूवीज देख सकते हैं इंग्लिश में, हिंदी में नहीं, है ना, हिंदी डब नहीं देखना, इंग्लिश में देखो विथ इंग्लिश सबटाइटल। तो आपको पता चलेगा कौन से कॉन्टेक्स्ट, यानी कि किस तरीके के सिचुएशन में आपको किस तरीके के शब्द यूज करने चाहिए। और हो सके तो ब्रिटिश ओरिएंटेड जो, मतलब जो, क्योंकि हमारे यहाँ ब्रिटिश इंग्लिश चलती है, तो ब्रिटिश ओरिएंटेड जो हॉलीवुड मूवीज है ना उन्हें देखिएगा, ठीक है। इससे भी आपको काफी ज्यादा फायदा होगा इंग्लिश में। चलिए इसके बाद हमारा जो है मेंस क्लियर होने के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। मेंस क्लियर होने के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। मेडिकल एग्जामिनेशन में जब आप पास हो जाते हो, मेडिकल एग्जामिनेशन का रिजल्ट उसी दिन डिक्लेयर हो जाता है, लेकिन जो लिस्ट आती है थोड़ी दिन बाद आती है। तो मेडिकल एग्जामिनेशन में पास होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपकी अपॉइंटमेंट हो जाती है। तो मैं आपको बता दूं, जो दिल्ली पुलिस में SI की पोस्ट है वो ग्रुप C में आ जाती है, जबकि बाकी जितनी भी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स हैं, ठीक है, उनमें वो ग्रुप B में वो पोस्ट आ जाती है, ठीक है। हालांकि पे स्केल दोनों का ही सेम है, पे स्केल दोनों का ही सेम है। वो पे स्केल है आपका शायद 35,400 से, हाँ 35,400 से 1,12,400, ठीक है। ये आपका पे स्केल। ये आपका पे स्केल है, ठीक है। ग्रुप C या ग्रुप B, ये बस C और B का खेल है। खैर C जो है नॉन गैजेटेड ऑफिसर में आ जाते हैं, B भी, हाँ B, ग्रुप C और ग्रुप B दोनों ही नॉन गैजेटेड पोस्ट है, ठीक है। दोनों का पे स्केल सेम होगा। बाकी आपको मैंने सिलेबस के बारे में बता दिया, पैटर्न के बारे में बता दिया। अगली वीडियो में मैं आपको शायद मैंने मैथ्स की बुक नहीं बताई आपको, है ना। तो मैथ्स के लिए आप लोग ध्यान रखिएगा, मैथ्स के लिए जो बुक है वो है, या तो आप ले लीजिए फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स, ठीक है, जो कि राजेश वर्मा जी की है, अरिहंत पब्लिकेशन की। और या तो फिर आप ले लीजिए जिस बुक से मैं सॉल्व करता हूं, वो है RS अग्रवाल की ऑब्जेक्टिव अरिथमेटिक, ठीक है, RS अग्रवाल की ऑब्जेक्टिव अरिथमेटिक। तो ये दोनों बुक ही बहुत ज्यादा अच्छी हैं, सारा सिलेबस कवर करती हैं और इससे आपको फायदा ही फायदा होने वाला है, ठीक है। RS अग्रवाल वाले में क्या है कि फायदा ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं, ठीक है। चलिए इसी के साथ मैं आज की वीडियो समाप्त करूंगा। अगले वीडियो में मैं आपको टॉपिक वाइज वेटेज बताऊंगा, ताकि आप अपने जो स्टडी प्लान है उसको स्मार्टली, है ना, स्मार्टली इंप्लीमेंट कर पाए। और साथ ही साथ मैं आपको स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा। तो तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें परीक्षागढ़ चैनल को, ताकि आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देख पाए। साथ ही साथ मैं आपको ये भी अनाउंसमेंट करना चाहता हूं कि हम लोग नेक्स्ट ईयर
एफकैट 1 2023 के लिए, CDS 1 2023 के लिए और CAPF 2023 के लिए फ्री में ही क्लासेस दे रहे हैं हमारे ही चैनल पे, जिसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो आप जितना ज़्यादा हो सके इसे शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, जो भी आपके साथ फेलो एस्पिरेंट्स हैं उनमें शेयर करें, ताकि सबकी मदद हो सके। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।